एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करें तो वो भारतीय आर्मी के लिए स्नाइपर राइफल खरीदने को लेकर आ रही है, जिसमें फर्दर डिले हम लोगों को देखने को मिल सकता है। स्नाइपर राइफल जिनकी संख्या लगभग 5700 है और इस प्रोक्योरमेंट का प्राइस 982 करोड़ रुपए है। इसका आरएफआई जब जारी हुआ था तब उसके बाद 20 कंपनियों ने इस टेंडरिंग प्रोसेस में अपने अपने प्रपोजल सौंपे, पर इन सभी 20 कंपनियों में से कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो कि अपने स्नाइपर राइफल के लिए एम्यूनिशन बनाती हो। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारतीय आर्मी के लिए अब नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय आर्मी ये चाहती है कि जो स्नाइपर राइफल वो खरीदे उसका पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उसको हो। और यदि यह 20 कंपनियों में से किसी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो उनके द्वारा जो स्नाइपर राइफल बनाई जाएगी उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी, उसके एम्यूनिशन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी, जिससे कि भारत को फिर से वही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए इस आरएफआई के निरस्त होने की संभावना बढ़ गई है। पर कुछ अधिकारियों का मानना है कि एक नई तरीका इजाद किया जा सकता है। 2 तरह की चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं, 2 तरह के आरएफआई बनाए जा सकते हैं, जिसमें कि पहला अभी जो चल रहा है इसमें राइफल खरीद ली जाए, इसके अलावा एम्यूनिशन के लिए अलग से एक टेंडरिंग प्रोसेस की जाए और उसमें जो एम्यूनिशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर ली जाए। पर जो भी चीज होगी वो बाद में होगी। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इस आरएफआई में आगे कोई भी चीज होने की संभावना कम ही नजर आ रही है। पर कुछ राइफल्स भारतीय आर्मी ने अभी जल्दबाजी में खरीदी हैं, जिसकी खबर मैंने आपको कई दिनों पहले दे दी है, और उनके साथ भारतीय आर्मी अपने पाकिस्तानी टारगेटों की प्रैक्टिस भी कर रही है। पर ये जो 5700 राइफल्स खरीदनी है वो हमारे देश में वृहद तौर पे इस्तेमाल की जाएगी, न कि केवल एलओसी पे, इसलिए इसमें ज्यादा समय लग रहा है। और यदि इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल कर भी लिया जाता, आज भी कर लिया जाएगा, तो भी इसकी डिलीवरी में लगभग 2 सालों का समय लग जाएगा। तो हमें इंडियन आर्मी को इस टेंडरिंग प्रोसेस को बहुत तेजी से करना पड़ेगा। बात करते हैं इसरो की। इसरो ने 2 दिन पहले यह घोषणा की थी कि अब भारत का एक स्पेस स्टेशन होगा और उसको बनाने में लगभग 10 सालों का समय लग जाएगा और 2030 तक हो सकता है इसरो इस प्रकार के स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दे। और अब 2 दिन बाद कुछ नई खबरें निकल कर आ रही हैं इसी क्षेत्र से कि डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। इसरो ने इसके लिए प्रपोजल निकाला हुआ है। आप जानते हैं कि पीएसएलवी का जो सबसे अपर स्टेज है जिसमें कि सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, अंतिम चरण जो है जिसको PS4 ओपी कहा जाता है, यानी कि PS4 ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म। और इस स्टेज को ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है जो कि उन संस्थाओं को दिया जा सके जो कि इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और इसके द्वारा हमने विगत 3 उड़ानों में अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट में इंस्टीट्यूटों की भागीदारी देखी भी है। तो अब इसरो ने नया प्रपोजल सामने रखा है जिसमें कि कई एक्सपेरिमेंटों को सामने रखा गया है। इसमें माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट, रोबोटिक आर्मर, स्मार्ट स्पेस रोबोट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, रेंडेजुअस एंड डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्मॉल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, लेजर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म फॉर टेस्टिंग इनफेटेबल सिस्टम। तो इसमें जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसको आगे स्पेस स्टेशन में हमारे जो स्पेस क्राफ्ट होंगे उसकी डॉकिंग को लेकर माना जा रहा है। और यह एक्सपेरिमेंट उस स्पेस स्टेशन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। प्रत्येक पेलोड का जो वजन है वो 10 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो पेलोड का ग्रेड है वो मिलिट्री ग्रेड का होना चाहिए। इसरो इसकी टेस्टिंग करेगा और तब जाके जब वो उसको सेटिस्फेक्शन होगा तब वो PS4 OP का इस्तेमाल अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में कर पाएंगे। आप जानते हैं कि जब अब्दुल्ला यामीन की सरकार मालदीव में थी तब उसका चाइना से क्लोजनेस बढ़ गई थी और 2017 में चाइना और मालदीव के बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हुआ था जिसका नाम था प्रोटोकॉल ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ज्वाइंट ओशन ऑब्जर्वेशन स्टेशन, यानी कि चाइना को एक ऑब्जर्वेटरी स्टेशन बनाने की इजाजत मालदीव के द्वारा दे दी गई थी। अब हो सकता है कि ये जो इजाजत है उसको निरस्त किया जा सके। हालांकि उस समय के फॉरेन सेक्रेटरी S जयशंकर, जो कि अब फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने मालदीव के राजदूत से इस एग्रीमेंट पे बात की थी और तब मालदीव के जो राजदूत हैं उनका कहना था कि यह एक छोटा सा मेट्रोलॉजिकल ओशन ऑब्जर्वेशन सेंटर होगा जिसका इस्तेमाल चाइना केवल ओशन की ऑब्जर्वेशन करने के लिए करेगा। पर कुछ नेवी के ऑफिसर्स का यह मानना है कि इस प्रकार के हाइड्रोलॉजिकल डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे चाइना के लिए। उनके द्वारा जो
न्यूक्लियर पावर सबमरीन है और न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, उनको डिप्लॉय करने के लिए उनको इस प्रकार के हाइड्रोलॉजिकल डेटा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होनी है, इसलिए वह इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट मालदीव के साथ साइन कर रहे हैं। तो भारत का काफी कंसर्न था इसमें, और अब यह खबर निकल कर आ रही है कि मालदीव के द्वारा चाइना को यह अधिकार अब नहीं दिया जाएगा। आने वाले समय में इस पैक्ट को निरस्त कर दिया जाएगा, जो कि भारत की एक जीत को दर्शाता है चाइना के ऊपर फिर से मालदीव के अंदर। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं, और बोनस खबर हमारे टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट की तरफ से आ रही है, जो कि फ्रांस और जर्मनी का एक कोलैबोरेशन वाला प्रोजेक्ट है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप करने का। तो मंडे को यह खबर निकलकर सामने आई कि स्पेन ने अब इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया है। इस प्रोग्राम में आप जानते हैं कि 2040 तक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप करना है और राफेल को और यूरोफाइटर टाइपून को पूरी तरह से रिप्लेस कर देना है, जिसके द्वारा यूरोपियन देश चाहते हैं कि खुद के अंदर ऐसा एयरक्राफ्ट डेवलप किया जाए कि उनको बाहर के एयरक्राफ्टों पे डिपेंड ना रहना पड़े। आप जानते हैं कि इसी टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए भारत को भी प्रपोजल दिया जा चुका है। भारत का अभी इस पर कोई निर्णय सामने निकल कर नहीं आया। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।